गाजीपुर नाले में मौत के लिए डीडीए देगा 20 लाख का हर्जाना। 31 जुलाई को मां बेटे की नाले में गिरकर हुई थी मौत। दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को दिया निर्देश। चाचा नेहरू अस्पताल में आग से बचाव के नहीं है पूरे इंतजाम। फायर विभाग ने नहीं दिया अस्पताल को एनओसी। अग्निशमन विभाग को निरीक्षण में मिली खामियां। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से यमुना में युवक ने लगाई छलांग। गोताखोर कर रहे युवक की तलाश। पुलिस मामले में कर रही जांच। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर आज ऑटो चालकों ने की हड़ताल। नए एंट्री टोल के दाम लागू होने से ऑटो चालक परेशान। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद समस्या पर निकलेगा समाधान। पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में मनाया गया टीचर्स डे। गांधीनगर के स्कूल में सांसद हर्ष मल्होत्रा भी रहे मौजूद। खास दिन पर स्टूडेंट्स ने टीचर्स को दिए गिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरवार को डीडीए को इस साल जुलाई में गाजीपुर के एक नाले में पानी भरने के बाद उसमें मां बेटे की मौत पर 20 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मां बेटे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। डीडीए के वकील ने शुरू में कहा कि हम वह पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच पीठ ने उसे 20 लाख रुपए देने के लिए कहा, क्योंकि यही नियम है। जस्टिस तुषार राव गोडेला के बेंच के सामने डीडीए के वकील ने कहा कि हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, फिर भी हम मानवीय आधार पर 20 लाख रुपए देने को तैयार हैं। कोर्ट अदालत मयूर विहार फेज 3 के निवासी जुनूलाल श्रीवास्तव द्वारा पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ठेकेदार और डीडीए अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित लापरवाही के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। आपको बता दें, 31 जुलाई की शाम को भारी बारिश के बाद गाजीपुर में एक नाले में महिला और उसके 3 साल के बेटे की मौत हो गई थी। 22 साल की तनुजा और उनका बेटा प्रियांश आधे खुले निर्माणाधीन नाले में डूब गए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारियों से मंजूरी मिलने के बाद फाइनल चार्जशीट पेश की जाएगी। कोर्ट ने एमसीडी के इस आश्वासन को भी रिकॉर्ड कर लिया और जिस क्षेत्र में घटना हुई थी वहां भी मरम्मत, पुनर्विकास और तथा निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। कोर्ट में नाले की तस्वीरें पेश की गई तो कोर्ट ने कहा कि अभी भी काफी गंदा है और एमसीडी से कहा कि इसे साफ किया जाए, क्योंकि दिल्ली में डेंगू फैल रहा है। राजधानी के अस्पताल में आग से बचाव के लिए उपाय ठीक न होने के कारण एनओसी को रिन्यू कराने के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय भी है। फायर विभाग को निरीक्षण में बहुत सी खामियां मिली हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि निरीक्षण में मिली कमियों के बारे में अस्पताल मैनेजमेंट को बता दिया गया है। कमियों को दूर करने के बाद इन्हें फिर से आवेदन करना होगा। इसके आधार पर निरीक्षण के बाद चीजें ठीक मिलने पर एनओसी दिया जाएगा। आग संबंधी घटनाओं की रोकथाम के लिए खास इंतजाम करने की जरूरत होती है। आवेदन के बाद निरीक्षण करके दिल्ली फायर सेवा विभाग एनओसी देता है। इसी सिलसिले में इन अस्पतालों में कई खामियां मिली। डीएफएस के मुताबिक जून महीने में निरीक्षण के दौरान चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में फायर डिटेक्टिंग और अलार्म सिस्टम मैनुअली संचालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे। फायर पंप ऑटोमेटिक स्वचालित नहीं है। पानी के नल चालू नहीं है। बिल्डिंग में प्रमुख जगह पर बाहर निकलने और लिफ्ट को लेकर प्लेट्स नहीं लगाई गई है। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर से एक व्यक्ति ने यमुना नदी में छलांग लगा दी, जिसकी पहचान पवन शाह के रूप में हुई है। बता दें कि रात करीब 12 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल दिल्ली पुलिस गोताखोर के जरिए यमुना में शख्स की तलाश कर रही है, लेकिन घंटों यमुना में तलाशी के बावजूद पुलिस और गोताखोरों को सफलता नहीं मिल पाई है। जानकारी के मुताबिक युवक फ्लाईओवर पर गाड़ी खड़ी करके खुद यमुना में कूद गया। दिल्ली पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक डूबे हुए शख्स का पता नहीं चल पाया है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टोल चार्ज की शुरुआत होते ही 500 से अधिक ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए। दरअसल आनंद विहार रेलवे स्टेशन में खड़े होने के लिए ऑटो चालकों को हर एंट्री पर 35 रुपए भुगतान करना पड़ रहा है, जिसे लेकर आज ऑटो चालकों ने हल्ला बोल दिया। आपको बता दें कि ऐसे में जब सीसीएन संवाददाता ने ऑटो चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर एक एंट्री पर 35 रुपए चार्ज किया जा रहा है, जो केवल 2 घंटे के लिए ही वैलिड है। साथ ही 2 घंटे के अंदर अगर सवारी नहीं मिलती है तो जितना टाइम ऊपर होता है उससे दुगना शुल्क जमा करना पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर हर एंट्री पर 35 रुपए शुल्क लिया जाएगा
तो हम क्या कमाएंगे। संवाददाता ने जब टोल इंचार्ज से बात की तो उन्होंने कहा कि टेंडर में पहले ही सब कुछ रेलवे द्वारा निर्धारित किया गया है। फिर भी उन्होंने कहा कि इसका समाधान अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ही हो पाएगा। वहीं ऑटो चालकों ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर निर्णय नहीं निकाला गया तो हम कल फिर हड़ताल करेंगे। मैंने सर शाम का मीटिंग रखे हैं, उसमें जो डिसाइड होगा कल इनको बता देंगे सर। मैं बात हो गई है, मैं बता दिया हूँ सर। क्यों नहीं करेगा सर, करेगा क्यों नहीं। एंट्री कौन रोक रहा है, हम थोड़े रोक रहे हैं सर, हम तो एंट्री करवा ही रहे हैं। हमारे जो रेलवे ने दे रखे हैं थ्राइज, मैं टेंडर ले रखा हूँ, जो मुझे दे रखे हैं उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ इनके साथ। हम 200 रुपये की सवारी भी नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? 200 रुपये में पहले 35 ये चला गया, गैस का चला गया। क्या हम लक्ष्मी नगर छोड़ने और नई दिल्ली छोड़ने 200 रुपये जाएंगे? इतना खर्चा ही 60 रुपये पे आता हमारी जेब के अंदर, कैसे करेंगे? 10 रुपये प्रीपेड के 45 रुपये चार्जेस हो गया, हर चक्कर का पेमेंट है। अब इनसे मैनेजर साहब से हमारी कमिटमेंट ये हुई है कि जैसे प्रधान जी की 212 गाड़ियाँ पास है, जैसे ही हमारी गाड़ियाँ उसी रेट में पास होंगी। ये यूनियन वालों ने अपनी 200 गाड़ियां फ्री करवा के, और बाकी ये ऑटो वालों को अंदर नहीं आने दिया जाता। अंदर आते हैं तो 35 रुपये की पर्ची ले रहे हैं और उसका 2 घंटे का टाइम है, लेकिन 2 घंटे के बाद भी हमें जो गाड़ी लगाने की जगह नहीं दी जाती है। और इससे पहले कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता था। यहाँ 10 रुपये प्रीपेड के लगते थे और प्रीपेड यहाँ पर है। प्रीपेड होने के बावजूद भी यहाँ ऑटो जो है अलाउ नहीं है अंदर। इस बीच में हमारी ललित प्रधान जी से भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऑटो आपके लगाने की हर कोशिश संभावना होगी, लेकिन कोई भी हमारा पुलिस प्रशासन से भी किसी तरीके का कोई भी समझौता नहीं हो पाया। पूर्व दिल्ली के कई स्कूलों में 5 सितंबर को स्कूलों में टीचर्स डे मनाया गया। इस मौके पर स्कूल में एक अलग ही माहौल देखने को मिला। जो स्टूडेंट्स हर रोज स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आते थे, उन्हीं में से कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स टीचर्स बनकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिए। साथ ही स्टूडेंट भी अपने पसंदीदा टीचर्स के साथ केक काटते और उन्हें गिफ्ट देते दिखे। बता दें, विश्वासनगर और सूरजमल विहार के साथ साथ गांधीनगर के स्कूल में भी काफी उत्साह के साथ इस खास दिन को मनाया गया। और इस खास मौके पर पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। उन्होंने शिक्षकों को सम्मानित किया। इसी को लेकर हमने टीचर्स से बात की तो टीचर्स ने बताया कि इस दिन का स्टूडेंट्स भी काफी इंतजार करते हैं, क्योंकि आज के दिन कई स्टूडेंट्स टीचर्स बनते हैं और पूरे स्कूल को उन्हीं के द्वारा संचालित किया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को टीचर्स बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वे समझ सके कि किस तरह से टीचर्स उन पर मेहनत करते हैं। शिक्षक दिवस शिक्षक लोगों के लिए बड़ा ही एक उत्साह का जो है दिन होता है और लोग इसको त्यौहार की तरह ही मनाते हैं। ठीक है, हमारे लिए साल में पूरा एक दिन ऐसा आता है कि सब बच्चे भी बड़े उत्साहित होते हैं और टीचर भी बड़े उत्साहित होते हैं। तो रोल प्ले करते हैं बच्चे टीचर्स का, अपने अपने पसंदीदा टीचर्स का रोल प्ले करते हैं, चुनते हैं। दे कमांड द स्कूल टुडे और काफ़ी अच्छा रहता है। तो उनको बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रीट भी होती है और एक्टिविटीज़ भी करते हैं वो लोग। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो उन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में कार्य किया और उसके बाद शिक्षक का कार्य के साथ साथ जब वो देश के पहले राष्ट्रपति बने और उसके बाद 1962 तक रहे, 1952 से लेकर 62 तक। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो जन्मदिन है वो शिक्षक के रूप में मनाया जाए। जी, मैं ये चाहता हूँ कि देश में समान शिक्षा का नियम लागू हो। सारे बच्चे जो हैं, जो हर वर्ग के बच्चे हैं, जो समान शिक्षा लें। नहीं, हर तरह से समानता चाहते हैं कि शिक्षा समान हो। पूरे भारतवर्ष में एक ही शिक्षा अधिनियम लागू हो। छात्रों द्वारा विद्यालय का संचालन हुआ। छात्र अध्यापकों ने अध्यापकों का सम्मान करा, कक्षाएं ली। उसके बाद केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी भी कार्यक्रम में रहे। उन्होंने वृक्षारोपण करा। वृक्षारोपण करने के पश्चात राधा कृष्ण के बारे में बताया। बेसिकली हमारा चेंजेस है, जैसे हर टीचर अगर स्ट्रिक्ट हो जाए, जो हमारी डिसिप्लिन कमेटी बनी थी सारे बच्चों को अंदर करने, अगर हर टीचर स्ट्रिक्ट हो जाए, बच्चों पे पूरा फोकस करे, तो ग्राउंड भी हमारा खाली रहेगा, बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे और भी चेंजेस कर सकते हैं। टीचर्स अपना, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कुछ तो काम में व्यस्त रहते हैं तो उस कारण नहीं आ पाते, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो खाली रहते हैं, जल्दी आते नहीं हैं। बेसिकली मेरे स्कूल में तो लगभग ज़्यादातर टीचर्स सब एकदम आ जाते हैं, बस कुछ एक आध होते जो नहीं आ पाते कभी कभार। इस स्कूल में 2018 से पढ़ रहा हूँ, यानी 6th क्लास से। और इस स्कूल में अब तक 6th क्लास से बहुत चेंजिंग हुई है। ये बहुत पहले टॉप पर था, स्कूल टॉप पे आया है, धीरे धीरे करके इसमें चेंजिंग आती गई है लगातार। पहले इस स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत ही था। 6th क्लास के टाइम जब हम आए थे इस स्कूल में एडमिशन हुआ था, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, बट अब इसमें अच्छी वो है। अच्छा लग रहा है बन के सर। हाँ सर, सोच रहे हैं सर चेंजेस तो, बट सब है सर, अच्छा है सर स्कूल।
सर मेरे को स्कूल में 12 साल हो गए टोटल। पहले प्राइमरी था, इसी स्कूल में था, पर अब जब धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बड़ी क्लास में आया, 5वीं तक आया सर। उधर लाइब्रेरी प्राइमरी बनी हुई थी, फिर टूट गई। 6th में आया जब, फिर ग्राउंड का डेवलपमेंट हुआ, हॉकी ग्राउंड बनवाया गया सरकार ने हमारे लिए। पूर्व जिला के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान रवि के रूप में हुई है। बता दें, कांस्टेबल शुभम चौधरी धाम पर शाम की गश्त ड्यूटी पर थे। गश्त ड्यूटी के दौरान जब वह आउट गेट पर पहुंचे तो आनंद विहार आईएसबीटी के पास उन्होंने देखा कि एक लड़का संदिग्ध परिस्थिति में भीड़ के बीच में खड़ा है। पुलिस कर्मियों को देखकर लड़के ने भागने की कोशिश की, जिसे कुछ देर पीछा करने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर की हालत काफी खराब पड़ी है। यहाँ रोजाना हजारों यात्री आते जाते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन के बाहर की क्या स्थिति है इसकी सुध कोई नहीं लेता। आलम यह है कि रात होते ही अंधेरा छा जाता है। लाइट्स न होने से कई लोग स्नैचिंग और झपटमारी के शिकार हो जाते हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर की अव्यवस्था पर यहां से गुजरने वाले यात्रियों का कहना है कि अंधेरे का लाभ असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ना कोई पुलिसकर्मी मौजूद रहता है, ना ही पूरी लाइट्स रहती। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिसकर्मी भले ही ना हो, लेकिन लाइट्स होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे जी नशेड़ी मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के आसपास में यहाँ नशेड़ी खड़े होते हैं और मोबाइल छीना झपटी करते हैं। यहाँ अंडरपास की लाइटें नहीं जलती हैं। रात के टाइम इसमें जो है छीना झपटी का काम हो जाता है। यही सब परेशानी है। यहाँ पे कभी तो लाइट जल जाए, 10 दिन महीने में जलती है, 20 दिन बुझी ही रहती है। यहाँ अंडरपास में जो लाइट है वो तो खैर बिजली विभाग की ही लाइट होगी, परमानेंट नहीं जलती है जी। कह तो रहा हूँ, 20 महीने में 20 दिन बुझी ही रहती है, 10 ही दिन जलती है। लाइटें तो होनी चाहिए। यहाँ पे वारदात होती रहती है, लोग फ़ोन वगैरह छीन लेते हैं, बीच में रोक के जो पैसे ऐसे हैं, जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जैसे आ रहे हैं शरीफ है, जो उनके मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं और पैसे वैसे छीन लेते हैं। और क्या नाम है, बहुत कुछ है। जैसे ये रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी होती है यहाँ पे। दिन में भी हाँ, कभी कभार जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है जब, तो सुविधा होनी चाहिए, हर चीज़ की लाइटें होनी चाहिए। एकदम पुलिस वाले भी बैठे रहने चाहिए यहाँ पे। पुलिस वाले तो आते हैं, वो पल्ली तरफ बैठते हैं थोड़ा सा, कब हाँ, वो सामने पे उधर पीछे से बिल्कुल लास्ट में जाकर बैठते हैं, इधर की तरफ से कोई नहीं। मेट्रो स्टेशन का फ्लाईओवर के नीचे लाइट ही नहीं जलती। चोरी डकैती का चैन वैन छीनने का चांस है पूरा। बैटरी रिक्शे वालों ने तो गंद डाला हुआ पूरा। लाइटें वगैरह लगनी चाहिए, थोड़ी सेफ्टी वगैरह होनी चाहिए। खेड़ा गांव में पीने के पानी की समस्या से लोग बेहाल हैं। यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन में काफी लंबे समय से गंदा पानी आ रहा है, जिससे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। समस्या पर जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की पाइपलाइन में गंदा पानी आ रहा है, इस कारण लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब पानी ना आने पर टैंकर मंगवाते हैं तो वो भी हर रोज नहीं आते हैं और पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जिससे यहाँ रहने वाले अधिकतर मजदूर वर्ग के लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। पानी की बहुत समस्या है। ये पानी गंदा आता है यहाँ पे, जैसे टंकी में लगी हुई है लेकिन गंदा पानी आता है, और जो थोड़ा बहुत आता है वो 1-2 बाल्टी आता होगा मुश्किल से, तो पूर्ति नहीं हो पाती पानी। टैंकर आता है 2 दिन पे 3 दिन पे वैसे ही आता है, और नहीं रोज नहीं आता है, पूरा नहीं पड़ पाता। बहुत लड़ाइयाँ होती है, बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है। पीते हैं, अब क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हम तो पियेंगे ही, क्या करें। पानी की समस्या ये है कि टंकी में पानी आता है लेकिन बहुत धीरे धीरे आता है, पानी क्लियर नहीं आता, साफ नहीं आता। हाँ बिल्कुल, पानी सही बिल्कुल नहीं आता। पानी के लिए बहुत किल्लत होती है, कभी कभी आता है, बहुत धीरे धीरे पानी आता है। जो आता है पानी तो कैसा पानी है? पानी पीने में बिल्कुल वैसे थोड़ा खारा टाइप लगता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्योर पानी नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी पीना पड़ता है। वो आता है, कभी आता है, वैसे आता तो डेली है लेकिन कभी कभी नहीं आता है, 2-3 दिन नहीं आता। कॉल करेंगे तभी आएगा? हाँ कुछ ऐसा ही है, कॉल करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। कभी कभी जब उसमें भी पानी एकदम ही नहीं आएगा, क्योंकि घरों में मोटर फिट कर रखे हैं, वो अपना मोटर से 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल लगा रखे हैं। ऊपर पानी मोटर चला देते, ऊपर पानी भर जाता है। जब भागने की समय होता है 8:30 बजे की, देखते हैं कि घड़ी की टाइम 8:30 बजा है, तो मोटर खोलेंगे तब थोड़ा बहुत कोई 1 बाल्टी पाएगा, कोई वो भी नहीं पाता है पानी। साफ लास्ट में एकदम ही साफ आता है, एकदम जब भागने की टाइम होता है तब। बाकी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी गंदे ही आता है। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी तो सही से आता नहीं है। अच्छा, पानी तो
डेली गंदा आता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पीना पड़ता ही है। टैंकर है, टैंकर पे जाओ तो लड़ाई करो, गाली सुनो तो 4 डब्बा 2 डब्बा पानी भरो। फैक्ट्री के सारे आ जाते हैं, भरने को मिलता नहीं, बोलो तो गाली मिलता है, नहीं मिल पाता। इसमें है तो इसमें गंदा आता है। क्या होना चाहिए, पानी हमको मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए। दुनिया को मिल रहा सुविधा है, नेता तो अपना सुविधा देखते हैं, पब्लिक का सुविधा नहीं देखना चाहिए। नाली इतना सड़ रही है, इतना बदबू मार रहा, 2-4 घर का वो है नाली, पर नाली सफाई नहीं होती। इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 7 सितंबर को मनाया जाना है, जिसमें अब एक ही दिन शेष बचा है। वहीं गणपति के स्वागत के लिए भक्तों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें, त्योहार को लेकर पूर्वी दिल्ली के बाजारों में अलग ही नजारा देखने को मिला। बाजार में गणपति जी की मूर्तियां 300 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक बिक रही हैं। त्योहार को लेकर जब हमने मूर्तिकार से बात की तो उसने बताया कि पूर्वी दिल्ली की जनता गणपति में काफी विश्वास रखती है, इसलिए हम हर साल काफी अच्छी बिक्री करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1 महीने पहले से ही गणपति जी की तमाम मूर्तियों की बुकिंग हो जाती है। वहीं अब लोग मूर्ति का विसर्जन घर में ही करते हैं, इसलिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की ज्यादा डिमांड है। हिंदुओं के पावन त्यौहार में अभी जस्ट कृष्ण जन्माष्टमी निकली है और अब 7 तारीख को गणपति आने वाले हैं। इसी को लेकर आज सीसीएन की खास रिपोर्ट में जानेंगे कि पूर्वी दिल्ली में कितने लोग गणपति महोत्सव बनाते हैं और जो गणपति के छवि है जो अपने घरों में स्थापित कीजिए वो कितने तक की आती है और कब से कब इसे रहने पाए। जैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब गणपति जी का पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है, अलग अलग तरह। जैसे कि बोला जाता है कि गणपति जी का मेन जो प्रिय वाहन है वो मूषक है, जिसको लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लुभाने के लिए मोर पर विराजमान भी किए गए, क्योंकि मोर उनके कार्तिकेय के भाई का वाहन होता है, तो कभी भाइयों में ऐसा प्यार देखने को मिलता है। इसी पर बात करेंगे यहाँ के जो सेल्समैन हैं उनसे कि क्या हिसाब किताब इस बार रखा गया है और क्या है, बात करते हैं उनसे। सर, कितना प्यार पूर्वी दिल्ली की जनता गणपति को दिखा रही है? बहुत ज़्यादा दिखाते हैं भैया। कैसे ग्राहकी रहती है, कितने से शुरुआत है, क्या क्या? भैया मूर्ति शुरुआत हो जाती है 300 रुपये से, फिर 300 से लास्ट 1000-1200 तक रहती है। जैसा मतलब जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो उतने में ले जाते हैं। ये देखो राजगद्दी है, जो लोग ले जाते हैं ज़्यादातर पसंद करते हैं या तो लाल बाग या राजगद्दी, क्योंकि ये घर में ना सुख शांति लेके आते हैं, क्योंकि लोग इन्हें ही पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फेमस यही रहते हैं। भैया मिट्टी की आती है ज़्यादातर, क्योंकि लोग घर में विसर्जन करते हैं और इसका जो कलर होता है वो कच्चे वाला होता है, पानी कलर होता है, जो कोई दिक्कत नहीं होता, आँख में चला जाओ या मुंह में चला जाओ कोई दिक्कत नहीं होती उससे। भैया ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया कि पूर्वी दिल्ली की जनता गणपति महोत्सव में भी बहुत ज़्यादा प्रेम दिखा रही है। इन्होंने साफ बताया कि 300 रुपये से लेकर 1200 तक की यहाँ पे छवि अवेलेबल है जो घर पे रखी जाती है। और बोला गया है कि नेचर को देखते हुए यहाँ पर मुख्यतः मिट्टी के गणपति जी बनाए गए हैं, क्योंकि विसर्जन के बाद कहीं ना कहीं पर्यावरण अशुद्ध ना हो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने 26 आपराधिक मामलों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान त्रिलोकपुर निवासी शबाब के रूप में हुई है। बता दें, पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना के हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार और कांस्टेबल अनंतपाल सिंह क्षेत्र में आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए रोड नंबर 56 चौधरी चरण सिंह मार्ग आईएसबीटी आनंद विहार पर क्षेत्र में गश्त ड्यूटी कर रहे थे। गश्त के दौरान जब वे आनंद विहार आईएसबीटी के एंट्री गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जो पुलिस टीम को देखकर तुरंत मुड़ गया और भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। मामले में पुलिस आगे की जाँच कर रही है। दिल्ली नगर निगम में जोन अध्यक्ष के चुनाव में जहां बीजेपी 7 जोन में जीती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी 5 जोन जीतने में कामयाब रही। इसे लेकर हमने शहादरा साउथ जोन से चेयरमैन पद पर जीतने पर बीजेपी के पार्षद संदीप कपूर से बात की तो उनका कहना था कि शुरू में हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह चुनाव हो पाएगा, लेकिन लगातार प्रयास के बाद चुनाव हुआ और बिना किसी हंगामे के साथ चुनाव संपन्न रहा। आगे उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में 5 क्रॉस वोट भी पड़े, जो कि आम आदमी पार्टी के वोट बीजेपी को मिले। वहीं उनके जोन में 17 वोट उन्हें मिले और 8 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिले। पार्षद का कहना था कि काफी समय से जोन के काम रुके पड़े थे, जिन्हें अब आसानी से किया जा सकेगा। इन चुनाव में टोटल 12 वार्ड कमेटियां दिल्ली के अंदर, उसमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई
और कई आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास, लोगों की समस्याओं को देखना और लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक तरीकों में विश्वास रखती है। तो आने वाले समय में जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव है, हमें पूरा विश्वास है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही चेयरमैन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत के साथ दिल्ली की जनता के रुके हुए कामों को पूरा करेगी। देखिए, पहले से ही काफ़ी सारे पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा जो दिल्ली का नेतृत्व है वीरेंद्र सचदेवा जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इस चुनाव में भी कई पार्षदों ने वोट किया, इसीलिए 7 समितियों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और आने वाली स्टैंडिंग कमेटी में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।